आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। हालांकि टॉपिक तो सारे इम्पॉर्टेंट है, उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारे प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। मतलब कि प्लांट में हमारा किस प्रकार से उसके अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट मिलकर काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। तो यही हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए देखा जाए, इसमें सबसे पहला देखिए, इसमें कहा गया है प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच आर एज फॉलोज। यानी कि प्लांट में अक्सर ना दो प्रकार का मूवमेंट देखा जाता है। पहला है हमारा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो ये हमारे प्लांट में दो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें ना टॉपिक यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो टॉपिक है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हालांकि इसको आप इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल दोनों सेम चीज़ है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर डिपेंडेंट एंड ग्रोथ में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। देखिए इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, वही डायग्राम हमारा यहाँ पे भी दिया गया है। इस डायग्राम को आप अपने बुक में देखेंगे। चलिए समझिए पहले ध्यान से, उसके बाद डायग्राम भी आपको यहाँ पे समझाएंगे कि ये क्या कह रहा है। कहा गया है व्हेन द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट का मतलब यहाँ पे हमारा दिया गया है मिमोसा पुडिका, या फिर आप इसको टच मी नॉट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको हिंदी में छुई मुई भी कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट का डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये हम लोग इसको बायोलॉजी के टर्म में मिमोसा पुडिका कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको टच मी नॉट कहते हैं, और हिंदी में हम इसको छुई मुई कहते हैं। मतलब कि इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। तो ये हमारा कैसा है, सेंसिटिव प्लांट है। अब इसको हम लोग सेंसिटिव प्लांट क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। तो एक बार हम पूरा पढ़ते हैं लाइन, उसके बाद समझाते हैं क्या है। देखिए व्हेन द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट are touched with the finger, then an electrical impulse is generated which travels through cells of the leaves। मतलब कि जब हम लोग इस पौधे को, अच्छा ये पौधा आपने देखा भी होगा शायद, यानी कि जो छुई मुई होता है इसको आपने देखा भी होगा कि यानी कि जैसे ही हम लोग इसके पत्ते को टच करते हैं ये मुरझा जाता है ना। तो मुरझाता क्यों है उसका रीज़न आज आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। देखिए होता क्या है ना, जब हम लोग इसके पत्ते को टच करते हैं तो इसके पत्ते में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। मतलब कि जैसे हमने इसको टच किया, मेरे टच करने के एहसास को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस लीफ के हर एक प्रकार के सेल के पास चल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्ट्स ऑन अ प्लांट हार्मोन। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि जैसे हमने इसको टच किया, आप इमेजिन करो कि हम एक छुई मुई के पौधे के पत्तों को टच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको टच किया तो हमारे टच करने के एहसास को उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, पहला बात। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास चला गया, हमारा प्लांट के हार्मोन के पास चला गया। अब देखो ये हार्मोन क्या होता है, ये हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 7-8 में भी हम लोग पढ़े हुए थे हार्मोन क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हार्मोन का एक दोबारा मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। The function of control and coordination in plant is performed by the chemical substances called plant hormone। यानी कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का काम है, मतलब कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने का जो काम है वो हमारा केमिकल सबस्टांस का काम है, और उसी केमिकल सबस्टांस को हम लोग कह देते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। चलिए वही बात यहाँ पे था। अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे हमने इस पत्ते को टच किया, इस पत्ते ने हमारे छूने के एहसास को यानी कि टच करने के एहसास को, इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा कहाँ चला गया, प्लांट के हार्मोन के पास चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्लांट के हार्मोन के पास हो गया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्या होगा देखो, द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स टू द इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखो हमारे सेल के बीच में ना स्पेस होता है, मतलब कि दो सेल है तो दो सेल के बीच में स्पेस है, खाली जगह है, उसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसका पूरा मतलब समझिए होता क्या। देखो जैसे, अच्छा यहाँ पे आपको यह मानना पड़ेगा
कि यदि ये हमारे प्लांट का लीफ है, यानी कि इस प्लांट का यदि हमारा पत्ता है, लीफ है, तो हर जगह पे सेल प्रेजेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब कि यदि हमारा प्लांट है और प्लांट का लीफ है, इसका मतलब है कि इसके हर जगह पे प्लांट का सेल मौजूद है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे ही हमने उसको टच किया तो हमारे टच करने के एहसास को, उस इन्फॉर्मेशन को इस प्लांट ने, यानी कि इसमें इसको हमारे इन्फॉर्मेशन को उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहला बार कन्वर्ट किया। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसके पास लेके गया? वो प्लांट के हार्मोन के पास गया। अब हार्मोन क्या करता है, हर एक सेल के पास जो वाटर प्रेजेंट है ना, उस वाटर को खींच लेता है अपनी ओर, और खींच के कहाँ पे रखेगा? दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में पानी को रख लेगा। मतलब ये हो गया कि प्लांट हार्मोन सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है हर एक सेल के पास, उस हर एक सेल से वाटर को वो खींच लेगा। कौन खींचेगा? प्लांट हार्मोन खींच लेगा। अब जब बताइए, जब हर एक लीफ के पास प्लांट में वाटर है और जब उस वाटर को पीछे खींच लिया जाएगा, तो बताइए ये प्लांट हमारा खिला हुआ दिखेगा या मुरझा हुआ दिखेगा? मुरझा जाएगा। इसीलिए प्लांट हमारा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वाटर प्रेजेंट था वो वाटर हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में चला गया। मतलब कि जो दो सेल के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके वो हमारा पानी अभी फिलहाल अस्थिर से पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होता है ये देख लो। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स मेकिंग द लीव्स टू फोल्ड, यानी कि जब हमारा प्लांट, उस पत्ते से हमारा वाटर जब पीछे की ओर खिंचा जाएगा, जब वो हमारा प्लांट हार्मोन, प्लांट के यानी कि प्लांट हार्मोन जब लीव से वाटर को पीछे खींच लेगा तो हमारा पत्ता क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसीलिए बेसिकली हमारा प्लांट का, ये जो हमारा प्लांट है बेसिकली छुई मुई, इसके पत्ते हमको फोल्ड किए हुए नज़र आते हैं जब हम लोग उसको टच करते हैं। ठीक है, आगे एट अ गैप ऑफ 15 to 13 minutes after the leaves have folded, water diffuses back into same leaves from which it left and the leaves return to its original position। लेकिन जब आप उसको 15 से 30 मिनट खाली छोड़ देंगे ना, तो दोबारा आप देखेंगे कि उस लीफ में दोबारा वाटर भर गया। जो वाटर वो पीछे चला गया था वो वाटर दोबारा लीफ में आ जाएगा और दोबारा 15 से 30 मिनट के बीच में आप देखेंगे वो उस प्लांट का जो लीफ है बिल्कुल वो आपको दोबारा खिला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक बार हम आपको यहाँ पे पूरा समझा दे रहे हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है ना, आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक छुई मुई का प्लांट है और आप उसका पत्ता है, आप उसके पत्ते को टच कर रहे हो। आपने जो टच किया बेसिकली उस प्लांट को आपने क्या दे दिया? इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई हम आपको टच कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्लांट के द्वारा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा भेज दिया जाएगा प्लांट के हार्मोन के पास। ये कौन भेजता है? सेल भेजता है, सेल काम करता है ये सब। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा चला गया प्लांट के हार्मोन के पास। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लांट हार्मोन के पास गया, प्लांट हार्मोन क्या करेगा? हर एक सेल के पास जितने भी मात्रा में पानी प्रेजेंट है वो सारे पानी को पीछे खींच लेगा और पानी को पीछे खींचे कहाँ पे जमा कर देगा? दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसमें वो जमा कर देगा। और तब जब हमारा हर एक लीफ से पानी पीछे खींचा गया तो ऑब्वियस ये बात है प्लांट का लीफ आपको खिला हुआ नहीं बल्कि मुरझा हुआ दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। दूसरा वाला जो डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार का आपको मुरझा हुआ दिखेगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या? प्लांट में इस लीफ में हमारा जो भी वाटर था वो तो पीछे चला गया। अब जब आप इसको खाली छोड़ देंगे 15 से 30 मिनट, तो दोबारा पीछे से जो हमारा पानी चला गया था वो दोबारा लीफ में आ जाएगा और दोबारा आपको ये खिला हुआ दिखेगा। तो ये हमारा होता है छुई मुई में, कोई दिक्कत इसमें। और ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, कौन सा? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाला, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड था इसमें क्या? इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, है ना, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ या फिर आप इसको इंडिपेंडेंट ग्रोथ भी कह सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और ये ना आपके बुक में इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके बुक में बहुत कम बताया गया है, लेकिन बहुत कम से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हर एक का डायग्राम भी आपके सामने लेकर हम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या है देख लिया जाए थोड़ा सा। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। देखिए समझिए ध्यान से, आप ट्रॉपिज्म बोलिए या फिर आप ट्रॉपिक मूवमेंट बोलिए, बात हमारा एक ही होता है, सेम है। इसमें लिखा गया है अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट
इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस in which the direction of the stimulus determines the direction of response is called tropism और tropic movement। मेरे हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। अब इसको ना हम आपको बहुत आराम से समझाते हैं, समझिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है, जिस एग्जाम्पल आपको बताते हैं बहुत अच्छा। आप इमेजिन करो कि आपके पास दो प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट को आपने घर के अंदर रखा है जिस पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है, और एक प्लांट आपने घर के बाहर रखा अपने छत के ऊपर जिसमें सनलाइट डेली उसको पड़ रहा है। तो बताइए ग्रोथ ज़्यादा दिखने में किस में नज़र आएगा? बिल्कुल जो छत पे रखा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, जो छत पे प्लांट रखा हुआ है उसको लाइट डेली मिल रहा है, और लाइट हमारा क्या स्टिमुलस है, क्योंकि लाइट का मतलब क्या, इन्वायरमेंट में चेंज। तो इन्वायरमेंट में चेंज का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट। तो स्टिमुलस के प्रति हमारा ग्रोथ किस में दिखने को ज़्यादा मिल रहा है? जो छत पे रखा हुआ है उसमें। मतलब कि जो प्लांट हमारा छत पे रखा हुआ है वो डेली सनलाइट को कैप्चर कर रहा है, डेली उसको सनलाइट मिल रहा है, मतलब कि वो प्लांट स्टिमुलस के प्रति डेली रिएक्ट कर रहा है, डेली ग्रो कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जो घर के अंदर हमने प्लांट रखा ना, वो भी ग्रो करेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ का रेट बहुत ही स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस के प्रति जो हमारा ग्रोथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि यदि आपका प्लांट ग्रो कर रहा है किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो हम लोग इसको कह देंगे ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल हमारा वही है कि जो छत पे हमने प्लांट रखा उसको सनलाइट डेली मिल रहा है, मतलब कि वो स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट डेली कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, प्लांट या सनलाइट? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रति वो रिएक्ट डेली कर रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लांट हमारा स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करेगा उसी को हम लोग कहेंगे ट्रॉपिज्म या फिर उसी को हम लोग कह देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका कहने का मतलब ये है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और आपको गहराई से जानकारी मिलेगा जब हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे बेसिकली क्या है इसके बारे में और देखा जाए। उसके बाद अब यहाँ पे ना दो प्रकार का ट्रॉपिज्म होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या है देखो, if the growth or movement of a plant part is towards the stimulus is called positive tropism। मतलब कि यदि प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के प्रति उसके प्रति ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जैसे अच्छा आपने हमेशा एक चीज़ गौर किया होगा, यदि गौर नहीं किया है तो अभी आपको यहाँ पे हम एक डायग्राम दिखाएंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको सनलाइट डेली मिलता है ना, वो हिस्सा प्लांट यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको सनलाइट डेली मिलता है वो हिस्सा सनलाइट की तरफ झुका हुआ होता है। ये आपने गौर किया होगा, नहीं किया है तो अभी हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाएंगे तो वो आपको मालूम चल जाएगा। मतलब कि जिधर हमारा स्टिमुलस है उधर के प्रति हमारा जो प्लांट का पार्ट ग्रो कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन जिधर स्टिमुलस है उधर ग्रोथ ना करके बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है तो हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा, ठीक है। यही हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। हालांकि इसके बारे में भी आपको एग्जांपल देंगे और समझ में आएगा, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्लांट में खास करके 5 अलग अलग प्रकार के ट्रॉपिज्म देखने को मिलते हैं। फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रो और थिग्मो, इन सब के आगे आप ट्रॉपिज्म वर्ड लगा दो, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है। इन फोटोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज लाइट। फोटोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगा, क्योंकि फोटो का मतलब ही होता है लाइट। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या हो गया, ग्रेविटी होगा। अभी एग्जाम्पल देंगे, सबके बारे में डायग्राम भी दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन कीमोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज केमिकल। कीमोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या है, केमिकल है। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। उसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, टच। अब ये टच क्या है, हम लोग अब इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट। मतलब कि अब यहाँ पे हमारा प्लांट किसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा, किसके प्रति रिएक्ट करेगा, लाइट के प्रति रिएक्ट करेगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। चलिए, इसका ना हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं थोड़ा सा गहराई से, और एक डायग्राम भी आपके सामने दिखाएंगे जो कि आपके NCERT बुक में दिया गया है,
तो आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए डायग्राम आपका बिल्कुल ये रहा, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया है। ये डायग्राम आपके बुक का ही है। देखिए सबसे पहला तो आप फोटोट्रोपिज्म क्या होता है इसके डेफिनेशन को देखो। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का कोई भी हिस्सा यदि लाइट के प्रति रिएक्ट कर रहा है, यानी कि लाइट के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, जिधर लाइट है उधर ही वो जा रहा है, तो वही हमारा कहलाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, डेफिनेशन आपको सब में मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है। अब देखो, द स्टीम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, सो द स्टीम ऑफ अ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब अपना डायग्राम को देखो अपने बुक में। इस डायग्राम में आप देखो एक खिड़की है, इस खिड़की से सनलाइट आ रहा है और यहाँ पे हमारा एक कप बोर्ड पे एक बेसिकली गमला कह सकते हैं आप, उसमें हमारा एक प्लांट है। इस प्लांट में आप देख रहे हो ऊपर में जो टहनी है वो किधर झुका हुआ दिख रहा है आपको, जिधर लाइट है। मतलब कि लाइट हमारा यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस, और स्टिमुलस के तरफ ही हमारा प्लांट का ग्रोथ दिख रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रोपिज्म। मतलब कि स्टिमुलस हमारा जिधर है, जिधर से लाइट आ रहा है, यदि उधर ही हमारा प्लांट का ग्रोथ दिख रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द रूट्स ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, सो द रूट्स ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म। लेकिन आप इसके रूट को देखो, जड़ को देखो, क्या ये जड़ हमारा लाइट से दूर भाग रहा है या लाइट की ओर आ रहा है? दूर भाग रहा है, तो ये हमारा स्टिमुलस से दूर भाग रहा है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म समझना बड़ा आसान है। यदि हमारा प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि उधर ही हमारा ग्रोथ कर रहा है, तो वो हमारा हो गया पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और यदि उससे दूर भाग रहा है, स्टिमुलस से दूर भाग रहा है, तो हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा फोटोट्रोपिज्म के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जियोट्रोपिज्म के बारे में, यानी कि ग्रेविटी वाला। ठीक है, चलिए ग्रेविटी वाला भी समझने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी वही डायग्राम लेंगे जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए अलग से डायग्राम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हम आपको आगे का समझाएंगे, जैसे कीमोट्रोपिज्म समझाएंगे, इसके लिए आपके बुक में डायग्राम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे हम डायग्राम आपको देंगे। देखिए क्या है जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, देखो, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। यानी कि यदि हमारा प्लांट पार्ट ग्रेविटी के प्रति रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे, उधर ही वो ग्रो करे, तो उसको हम लोग कहेंगे जियोट्रोपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा पूरा का पूरा ग्रेविटेशन, फिजिक्स में। ग्रेविटेशन हम यानी कि ग्रेविटेशन का हमेशा डायरेक्शन किधर होता है, डाउनवर्ड। यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग जब उछालते हैं तो वो नीचे ही आता है, इसका मतलब है ग्रेविटी का फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ग्रेविटी हमारा किधर है, नीचे है। तो बताइए हमारा स्टिमुलस यानी कि ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पे बताइए हमारा स्टिमुलस हमारा क्या हुआ, ग्रेविटी हुआ। और ग्रेविटी किधर की ओर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं फिर। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द रूट्स ऑफ अ प्लांट शो पॉजिटिव ट्रोपिज्म। मतलब कि हमारा जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के तरफ ही यदि हमारा प्लांट का कोई भी हिस्सा शो कर रहा है ग्रोथ, तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, ये गमला है, इस गमले को हमने पलट के रख दिया। ठीक है, अब जरा देखो इसका रूट, इसका रूट हमारा ना नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है इसका मतलब कि ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रहा है। मतलब कि ये अपना ग्रोथ किसकी ओर दिखा रहा है, स्टिमुलस के प्रति दिखा रहा है, तो ये हमारा इसका रूट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। लेकिन इसका ऊपर वाला देख लो, हिस्सा स्टीम वाला, ये तो ग्रेविटी से दूर भाग रहा है, यानी कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द अदर हैंड द स्टीम ऑफ अ प्लांट मूव्स अपवर्ड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द स्टीम ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये जो हमारा स्टीम है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, या फिर आप इसको नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीमोट्रोपिज्म के बारे में, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल के बारे में। और केमिकल को समझाने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम आपके सामने लेते हैं, ये वाला। चलिए ज़रा देखेंगे ध्यान से। डायग्राम में उतना कुछ है नहीं, बस आप इसको, ये डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया गया है, समझिए ध्यान से। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। देखो इसको ना, जो यहाँ पे हम समझाने वाला डायग्राम के थ्रू, इसको यदि आप ना भी याद रखो ना,
बस आप ये याद रखो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हम लोग खेत में केमिकल तो डालते ही हैं, तो जब केमिकल के प्रति हमारा प्लांट ग्रो करने लगे तो वही हमारा कहलाएगा कीमोट्रोपिज्म। सिंपल सी बात है। लेकिन चूंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारा थोड़ा सा प्लांट को और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हालांकि समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने खेतों में जब हम लोग प्लांट के ग्रोथ के लिए केमिकल डालते हैं तो केमिकल के प्रति वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए हमारा प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है ना। तो वही हमारा हो गया कीमोट्रोपिज्म। हालांकि आप इसको एक बार समझ लीजिए, ये है क्या, देखो द मूवमेंट, अच्छा ये तो हो गया हमारा, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट केमिकल के प्रति रिएक्ट कर रहा है, उसके प्रति यदि रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो हमारा हो गया कीमोट्रोपिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया है, द स्टिग्मा इन द कार्पेल ऑफ अ फ्लावर सेक्रेट्स अ केमिकल सबस्टेंस। कार्पेल हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट कार्पेल है, ये पूरा बॉडी पार्ट हमारा कार्पेल है। मतलब कि कार्पेल में, अच्छा बचपन वाले क्लास में ना आपने पढ़ा होगा कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब के बारे में, है ना, वही चीज़ है और इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। यानी कि ये हमारा कार्पेल है और कार्पेल में हमारा 3 बॉडी पार्ट होता है प्लांट का, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो आप बेसिकली यहाँ पे स्टिग्मा देखते हैं, ये वाला स्टिग्मा, ये स्टिग्मा यहाँ ऊपर में क्या सेक्रेट करता है, एक केमिकल सबस्टेंस वो सेक्रेट करता है, यानी कि केमिकल यहाँ पे हमारा सेक्रेट हो रहा है इस स्टिग्मा के ऊपर। आगे बढ़ते हैं फिर, द केमिकल सबस्टेंस एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द पोलन ग्रेन्स विच फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। मतलब कि ये हमारा कार्पेल हो गया, कार्पेल में हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों आ जाता है। और ये बेसिकली बात हो रहा है किसका मालूम है, फ्लावर का। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली फ्लावर के अंदर वाले पार्ट का है ये हिस्सा। ऊपर में फूल होगा, आप ऐसा एज्यूम कर लो, यानी कि जो पत्ता होता है पिटल्स जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो ऊपर में होगा, आप ऐसा एज्यूम कर लो, और ये नीचे में हमारा बेसिकली इसका अंदर का बॉडी पार्ट है। तो ये जो हमारा स्टिग्मा है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा ये हमारा एक केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल सबस्टेंस यहाँ पे किसके जैसा बिहेव करेगा, स्टिमुलस के जैसा बिहेव करेगा। और इसी स्टिमुलस पे हमारा पोलन ग्रेन, ये छोटा छोटा दाना आके गिर जाता है दूसरे वाले प्लांट का, ठीक है। और कभी कभी तो ये अपने प्लांट का भी पोलन ग्रेन गिर जाता है। अच्छा बचपन वाले क्लास में हमने पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है उसी प्लांट का पोलन ग्रेन यदि उसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर जाए, वो हमारा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप समझ लो कि दूसरे वाले प्लांट का पोलन ग्रेन आया और ये हमारे स्टिग्मा पे गिर गया, मतलब कि ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, केमिकल के साथ रिएक्ट कर गया। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टिग्मा सेक्रेट किया है केमिकल, वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, स्टिमुलस के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये पोलन ग्रेन उसी स्टिमुलस पे आके गिर गया। अब आगे क्या होता है थोड़ा सा और देख लेते हैं। द पोलन ग्रेन रिस्पॉन्ड्स टू दिस स्टिमुलस बाय ग्रोइंग अ पोलन ट्यूब in the downward direction and reaches the ovule in the ovary of the flower for carrying out fertilization। तो अब ये जो हमारा स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन गिरा है, ये गिरते यानी कि गिरेगा और ये एक ट्यूब बना देगा, पोलन ट्यूब, जिसके थ्रू हमारा एक रास्ता बनेगा और इस रास्ते के थ्रू हमारा पोलन ग्रेन नीचे आएगा। कहाँ पे, पहले तो ओव्यूल में आएगा, और ओव्यूल में आके ये हमारा यहाँ पे फीमेल एग होता है, मतलब कि फीमेल एग होता है हमारा ओव्यूल में, और यहाँ पे जाके हमारा ये पोलन ग्रेन उसके साथ एनकाउंटर करेगा, मतलब कि फ्यूज करेगा, और जाके यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन का चालू, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू होगा, मतलब कि यहीं से एक नया प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बताया ये जा रहा है कि केमिकल हमारा यहाँ पे एक्सेक्रेट हुआ, किस पे, स्टिग्मा पे, उस केमिकल पे हमारा पोलन ग्रेन आके गिरा और वो केमिकल हमारा स्टिमुलस के जैसा बिहेव कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पोलन ग्रेन गिरा वो किस पे गिरा, केमिकल पे गिरा, तो केमिकल के प्रति वो रिस्पॉन्ड किया, तो यही हो गया हमारा कीमोट्रोपिज्म, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमारा इस पे पोलन ग्रेन गिरता है तो एक रास्ता बना के नीचे की ओर आता है, ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल में पहले से फीमेल एग प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये फ्यूज करके मीट करके मिल के हमारा एक नया प्लांट का ग्रोथ यहाँ से हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कीमोट्रोपिज्म के बारे में। अब है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म बड़ा आसान है समझना, यानी कि प्लांट हमेशा किसके प्रति भागना चाहता है, वाटर के प्रति, मतलब कि प्लांट का जड़ हमेशा उस जगह की ओर भागना चाहेगा जिधर उसको पानी मिल रहा है। चलिए इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम आपके सामने लाते हैं, इसको आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट
पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट वाटर के प्रति रिस्पॉन्ड करने लगे, यानी कि पानी की तरफ भागने लगे, वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मली रूट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सो एज टू ऑब्टेन वाटर फॉर द डेवलपिंग प्लांट। यानी कि प्लांट का जो है ना, रूट ही वो हिस्सा है जो कि हमेशा वाटर की ओर भागना चाहता है, क्योंकि जब तक रूट को पानी नहीं मिलेगा तब तक क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सिंस रूट्स ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वाटर देयरफॉर रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। मतलब कि हमेशा प्लांट का जो रूट है वो पानी की ओर भागता है, तो यहाँ पे हमारा रूट क्या हुआ? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ। ठीक है। अच्छा, इसका ना डायग्राम आप देखिए। ये हमारा पहला वाला, मान लो कि यहाँ पे खेत है और खेत में हमारा ये सिंपल सा प्लांट ग्रो कर रहा है और नीचे में ये इसका क्या है? रूट है। अब बगल में इसको क्या मिल गया? पानी मिल गया। तो इसका रूट ना पानी की ओर स्विच कर जाएगा, मतलब कि पानी की ओर ये धीरे धीरे भागना चाहेगा। जैसे इसको देखो, इसमें इसका रूट बिल्कुल सीधा है, अब इसको पानी मिल गया यहाँ पे, तो ये अपना रूट का जो डायरेक्शन है वो पानी की ओर मोड़ दिया। मतलब कि ये किसकी ओर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है? पानी की ओर जाना चाह रहा है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। बस, इसमें और कुछ नहीं था। आगे अब हमारा इसमें एक लास्ट बचता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए थिग्मोट्रोपिज्म को भी समझ लिया जाए। ये क्या है? थिग्मो में बताइए, थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस हमारा क्या होता है? टच। अब टच में हम लोग क्या देख लेते हैं, देखिए इसके लिए हमारा डायग्राम ये है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। और ये टच जो है ना, वो टच छुई मुई वाला टच नहीं है, थोड़ा सा अलग वाला है। ठीक है, देखिए तो जब हमारा प्लांट पार्ट टच में आके रिस्पॉन्स करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के टच में आ गया, कॉन्टेक्ट में आ गया, वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल समझिए। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स विच हैव वीक स्टीम्स एंड हैंड्स कैनॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन। देखो हमारे पास ना इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग क्लाइंबिंग प्लांट कहते हैं। क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब हो गया कि वो ना, उसको कोई भी सपोर्ट मिल जाएगा और उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। आपने देखा होगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताते हैं सबसे अच्छा। करेला का पौधा, कद्दू का पौधा, फिर से मटर का पौधा, है ना। ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा बेसिकली वैसे प्लांट है जिसका स्टीम जो है ना बहुत कमज़ोर होता है। इतना कमज़ोर होता है कि ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता। फिर इसको ये करता क्या है? इसके कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उससे ही अपने आप को लपेट लेता है और फिर ये अपना ग्रो करता है। आपने देखा होगा ये चीज़। चलो वही है। और ऐसे प्लांट को हम लोग क्लाइंबिंग प्लांट भी कहते हैं। द क्लाइंबिंग प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गेन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। और ये जो हमारा क्लाइंबिंग प्लांट होता है, क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब कि वो प्लांट जो कि जिसका स्टीम क्या बहुत ही कमज़ोर है, वो आराम से खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो क्या करता है? वो उसके कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को वो लपेट लेगा और उसके साथ फिर वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली ये हमारे से मान लो प्लांट है और इसका स्टीम बहुत कमज़ोर है, ये खड़ा नहीं हो सकता। इसके सपोर्ट में क्या आ गया? हमारा एक बम्बू स्टिक आ गया और ये अब अपने आप को क्या कर लेगा? इससे लपेट लेगा और फिर ये ग्रो करेगा। और ये जो आप ये लपेट ले रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग ऑर्गेन, यानी कि इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में टेंड्रिल्स कहते हैं। मतलब कि प्लांट का वो हिस्सा जो कि लपेट लेता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को, वही हमारा कहलाता है टेंड्रिल्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट में जो क्लाइंबिंग ऑर्गेन है, उस क्लाइंबिंग ऑर्गेन का नाम क्या है? टेंड्रिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल क्या होता है? सेंसिटिव होता है किसके प्रति? टच के प्रति। मतलब कि इसको यदि कुछ भी मिल गया ना, इसके बॉडी पार्ट से कुछ टच कर गया, उसी के साथ ये लपेट के अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। ये बहुत सेंसिटिव होता है। उसके बाद व्हेन टेंड्रिल्स कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, टेंड्रिल्स सर्कल राउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। तो जैसे ही हमारा टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, वो अपने आप को लपेट लेगा और लपेट के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स आर पी प्लांट, बिटर गॉड प्लांट मतलब कि करेला, बॉटल गार्ड प्लांट मतलब कि लौकी एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ प्लांट है जिनके स्टीम बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसको यदि कोई सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे लकड़ी, कोई प्लांट, कोई सपोर्ट मिल जाए, तो ये अपने आप को उसमें लपेट के आगे बढ़ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा यहाँ पे है उसके बाद हमारा यहाँ पे है लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, आपने फोटोट्रोपिज्म को पढ़ा? क्या होता है? मतलब कि जब हमारा प्लांट का कोई भी पार्ट फोटो के प्रति, यानी कि लाइट के प्रति जब ग्रो करने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे ना एक्चुअली में आप ये देखो कि आखिर फोटोट्रोपिज्म में होता क्या है।
ठीक है, चलिए बताते हैं फोटोट्रॉपिज्म में होता क्या। देखिए, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ना एक अलग प्रकार का ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्सिन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑक्सिन। यानी कि प्लांट में ऑक्सिन ही वो हार्मोन है जिसके वजह से प्लांट ग्रो कर पाता है। तो ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो ऑक्सिन के नाम से ही, ऑक्सिन की वजह से ग्रोथ होता है। आगे, when light is coming from one side of the plant, oxygen collects towards the shady side of the stem। इसको समझो तो बड़ा ध्यान से। आप एज्यूम करो कि ये हमारा प्लांट है, आप एज्यूम करो कि ये हमारा प्लांट है और इधर से हमारा क्या है, लाइट आ रहा है। यहाँ से आप सपोज कर लो कि यहाँ से हमारा लाइट इसके ऊपर आ रहा है। अब क्या होता है ना, ये ना बहुत गौर से समझने वाली बात है। आप एज्यूम करो कि आपके सामने एक प्लांट है, इसके लिए मेरे पास तो डायग्राम नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, समझा जा सकता है इसको। आप एज्यूम करो कि आपके सामने एक प्लांट है और प्लांट है तो उस पूरे प्लांट में ऑक्सीजन हार्मोन फैला हुआ है, ठीक है, और उस प्लांट पे ना एक ही साइड से सनलाइट पड़ रहा है बस। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन का, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन का ये खासियत होता है कि ये हमेशा उधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे सामने ये प्लांट है और इस प्लांट पे ना इधर से हमारा क्या हो रहा है, लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन हार्मोन तो पूरे प्लांट में फैला हुआ है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का नेचर ऐसा होता है ना, वो हमेशा कौन रास्ता ढूंढेगा, वो रास्ता ढूंढेगा जो कि साइड कैसा है, शैडो वाला, छाया वाला है, उधर जाके वो कलेक्ट हो जाएगा। और अब बताइए, जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट होगा ग्रोथ उधर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि यदि हमारा सनलाइट इधर वाले हिस्से में केवल पड़ रहा है तो सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन हमारा इधर कलेक्ट हो जाएगा और इधर ग्रोथ हमारा क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो ज़्यादा करेगा, इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो कम करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो ज़्यादा कर रहा है तो ये दबाव डालेगा किधर की ओर, इधर की ओर झुक जाएगा। तो हमको ना हमेशा प्लांट कैसा दिखता है, झुका हुआ दिखता है, किसके प्रति, लाइट के प्रति। यानी कि सनलाइट प्लांट के उस हिस्से पे ज़्यादा जहाँ पे पड़ेगा उधर की और हमारा प्लांट झुका हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए कि एक साइड से हमारा, एग्जांपल्स को समझिए, यदि मान लो कि हमारा एक प्लांट है, उस प्लांट के एक साइड पे बस सनलाइट पड़ रहा है तो प्लांट हार्मोन दूसरे साइड में जाके जमा हो जाएगा ऑक्सीजन, और जिधर वो जमा हुआ उधर ग्रोथ ज़्यादा होगा। उधर ग्रोथ ज़्यादा होने का मतलब है कि जिधर ग्रोथ नहीं हुआ उधर की ओर झुक जाना। तो इसीलिए हमको प्लांट हमेशा उधर झुका हुआ दिखता है जिधर सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, कोई डाउट है इसमें। वही बात इसमें था कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द स्टीम विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो जो हमारा साइड लाइट से दूर है, जिसमें लाइट हमारा नहीं जा पा रहा है, वो साइड ग्रो ज़्यादा करेगा और वो साइड हमारा ग्रो कम करेगा जिसमें लाइट डायरेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि हार्मोन सबसे ज़्यादा किधर इकट्ठा हो गया, उधर की ओर जहाँ पे हमारा सनलाइट नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे हार्मोन ज़्यादा हमारा इकट्ठा होने की वजह से ग्रोथ ज़्यादा हुआ, इसीलिए वो दबाव डाल देगा उधर की ओर जिधर ग्रोथ नहीं हुआ था। इसीलिए हमारा प्लांट हमेशा उधर की ओर झुका हुआ नज़र आता है जिधर उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। आगे, दस द प्लांट अपीयर्स टू बी बेंड टुवर्ड्स लाइट, और इसीलिए हमारा प्लांट हमेशा लाइट के प्रति झुका हुआ नज़र आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन तो हमारा प्लांट में पाए जाने वाला एक हार्मोन होगा जो कि क्या है, कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है। अब प्लांट में ना कुछ और अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। और अलग अलग प्रकार के कौन कौन से हार्मोन है, सम अदर प्लांट हार्मोन्स क्या क्या, देखिए, जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, यानी कि ये भी एक प्रकार का हार्मोन ही है प्लांट में पाया जाने वाला जिब्रेलिन। और ये हार्मोन क्या करता है, स्टीम के ग्रोथ में काम आता है। मतलब कि प्लांट का जो टहनी है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, इसमें हमारा फंक्शन जिब्रेलिन का देखने को मिलता है। आगे फिर साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन इन सीड्स एंड फ्रूट्स। सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, सेल अपने आप को डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना। तो सेल डिवीजन हमारा जो सीड्स में या फिर फ्रूट्स में देखने को मिलता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। मतलब कि जो आपका सीड बड़ा होता है या फिर जो आपका फल बड़ा होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से ही होता है। उसी प्रकार से
एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन। एब्सिसिक एसिड जो है ना वही भी एक प्लांट हार्मोन ही है। विच इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि देखो प्लांट में ना ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है, प्लांट में वैसे भी हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, और वो हमारा हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम होता है कि प्लांट को ग्रो मत होने दो। और ये किस प्रकार से आपको दिखेगा? देखो एब्सिसिक एसिड्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि प्लांट में जो पत्ते होते हैं उसका टूट के नीचे गिरना, ये इंडिकेट करता है कि एब्सिसिक एसिड प्लांट को ग्रो करने नहीं देना चाहता है। हालांकि प्लांट तो ग्रो करता ही है, प्लांट तो ग्रो करेगा, लेकिन प्लांट से हमारा लीफ गिर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि हमारा प्लांट ग्रो ना करे, और वो हमारा किस रूप में दिख जाता है? प्लांट के लीफ के गिरने की वजह से दिख जाता है वो। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट वाला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा है एक नया टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।